हाँ जी, जेएसएससी फील्ड वर्कर का जो आज एग्ज़ाम हुआ है, उसका पेपर 3 जो कि आपके काम का है। इसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे, यानी सिर्फ हम लोग आंसर नहीं देखेंगे, आंसर के साथ हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंटर्स को भी समझेंगे। अब एक्स्ट्रा पॉइंट समझने का ज़रूरत क्यों है आपको, ये आपको समझिए कि अभी आने वाला जो भी आपका एग्ज़ाम है जेएसएससी का, चाहे आपका जेएसएससी टेक्निकल सीजीएल हो, जेएसएससी इंटर वाला एग्ज़ाम हो, या और भी कोई एग्ज़ाम है फ्यूचर में जो आएगा, अभी रीसेंट एग्ज़ाम का जो मूड क्या चल रहा है एग्जामिनर का, एग्जामिनर किस तरीके से एग्ज़ाम के क्वेश्चन को डिज़ाइन कर रहा है, कितना टफ, कितना इजी, कितना डीप में जा रहा है, ये सब आपको समझ में आएगा। तो आने वाले किसी भी परीक्षा का अगर झारखंड में आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो को बहुत बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। साथ में हो सके तो थोड़ा सा पॉइंटर्स नोट भी कीजिएगा। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा बात बताते हैं तो कुछ सोच समझ के बताएंगे, ठीक है। पहला सवाल देखते क्या बोल रहा है। मार्च 2026 में हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिया आर नाउ पार्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भारत से मार्च 2026 में टोटल कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। टोटल 16 साइट है यूनेस्को में इंटेंजिबल लिस्ट में, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपको इसमें गरबा का एडिशन दिखेगा, ठीक है, गरबा इसमें ऐड किया गया है। उसके साथ में आपको इसमें योगा मिलेगा, ठीक है, इसमें योगा मिलेगा, कुंभ मेला मिलेगा, झारखंड का जो आपका छऊ नृत्य है, छऊ भी आपको इसमें ऐड मिलेगा, तो छऊ भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ में आपका दुर्गा पूजा ये भी ऐड किया हुआ है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, किसमें से जो है, इनमें से कौन जो है अपॉइंट किए गए हैं टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, तो इसका जो आंसर है ये रोहित शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। तो रोहित शर्मा ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब इसके बारे में आप समझिए कि ये जो टूर्नामेंट है ये होस्ट किया था किसने, इंडिया और श्रीलंका ने, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका ने मिल करके इसको होस्ट किया था। अब इंडिया श्रीलंका के बारे में आप समझ लिए, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको याद करवाते हैं। रिकॉल कीजिएगा कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो जहाँ पर अभी बहुत मार चला हुआ है या चलने वाला है, दुबई, ठीक है, दुबई यूएई, यहाँ पर आपका आईसीसी का हेडक्वार्टर है। आईसीसी के जो चेयरमैन है अभी वो कौन है, वो जय शाह हैं, ठीक है, जय शाह हैं आईसीसी के चेयरमैन, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब अभी आने वाले एग्जाम के लिए काम का है, इसलिए हम बताते चल रहे हैं। अगला देखिए, झारखंड जीके का बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ये सब आप लोग बहुत आसान इसको किए ही होंगे। द ताना भगत मूवमेंट जो है वो गुमला डिस्ट्रिक्ट के किस लीडर ने लीड किया था, तो इसका जो आंसर है ये सही मार्क किया हुआ है, सी ही होगा इसका आंसर, ठीक है, जतरा उरांव यही आंसर होंगे, ठीक है। इनके जो फॉलोअर थे इनको क्या बोला जाता था, तो इनके फॉलोअर्स को ताना भगत बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ताना भगत मूवमेंट के फॉलोअर को बोला जाता है, ना कि जो स्टार्ट किए थे उनको बोला जाता है, ठीक है। ये लोग क्या है, शराब का विरोध करते थे, यानी शराब यानी लीकर जो है इसका विरोध करते थे, एनिमल सैक्रिफाइस का विरोध करते थे, ठीक है। और इन्होंने महात्मा गांधी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसमें भी सहयोग अदा किया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। इंडियन जो आपका जीके है, इंडिया जीके और झारखंड जीके दोनों को मिला करके चलना है। ये सब चीज़ हम लोग के नोट्स में सब कुछ आपको मिलेगा, जो भी नोट्स हम लोग झारखंड जीके का आपको दिए हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, नकटी डैम के बारे में पूछ रहा है, बहुत ही कॉमन और ईजी टाइप का सवाल है। ये कहाँ पे है, तो ये वेस्ट सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में लोकेटेड है। अब पश्चिमी सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, वो आप लोग रिकॉल कीजिए फटाफट से, वो है चाईबासा, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम का कमेंट कीजिएगा कि पूर्वी सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, यहाँ का जो चलिए, और एक ये भी याद रखिएगा सारंडा वन, ये भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाते हैं। इम्तियाज़ अली के बारे में पूछ रहा है, पर्सनालिटीज़ के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। इम्तियाज़ अली जो है वो कहाँ पे इनका जन्म हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है जमशेदपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ है। इनके कुछ फिल्मों के नाम आपको याद रखना है, तो ये इनका फिल्म हो जाएगा रॉक स्टार, ठीक है, आप सब लोग शायद देखे भी होंगे, बहुत अच्छा पिक्चर है। जब वी मेट ये आपको याद रखना है, हाईवे हो गया और तमाशा हो गया, ठीक है। तमाशा पिक्चर के ऊपर सवाल आ चुका है इनके ऊपर कि तमाशा को डायरेक्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ऐसा सवाल जेएसएससी में पहले पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। जो भी हम बता रहे हैं फालतू बताने का हमको शौक नहीं है, जो भी बता रहे हैं ऐसा चीज़ बता रहे हैं जो एग्जाम में फिर से रिपीट मारेगा, ठीक है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना है। चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं, थोड़ा इसको जूम करके सरिया लेते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये सारा चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं इसमें से आपको अगर तैयारी करना है आगे वाले एग्जाम्स के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसके मैसेज करके आप नोट्स वगैरह या फिर बैच वगैरह या टेस्ट सीरीज़ जो भी आपके अगले एग्जाम्स के लिए वो सब आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बोल क्या रहा है
कि इनमें से किस टीम का जो है कैप्टनशिप किए थे जयपाल सिंह मुंडा। तो ये बहुत इजी सवाल है, हॉकी इसका आंसर हो जाएगा। हॉकी एकदम सही सवाल है, सही जवाब है इसका, ठीक है। 10th लेवल का पेपर है तो आप समझ रहे हैं कि डिफिकल्टी जो है बहुत ज़्यादा कठिन इसको नहीं बनाया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हल्के में ले लेंगे इधर सारा। हमारा तो क्या है, हम CGL के एस्पिरेंट हैं, हम चाहे हम तो इंटर का हैं, तो ऐसा बात नहीं है। आपको जो है एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आता है बाबू, इस चीज़ को समझिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। ये सबसे आपको समझ में आ रहा है कि किस टॉपिक से सवाल आ रहा है, टॉपिक पे ध्यान दीजिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो एक्स्ट्रा पॉइंटर है, जयपाल सिंह मुंडा जो है इनको किसके लिए जाना जाता है, आदिवासी महासभा के फाउंडर के लिए, ठीक है। आदिवासी SI होगा, आदिवासी महासभा के फाउंडर के तौर पे इनको जाना जाता है। ये उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ठीक है। और इनको मरांग गोमके, ठीक है, मरांग गोमके ये बोला जाता है, यानी कि ग्रेट लीडर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थ एनिवर्सरी है। तो अबुल कलाम आज़ाद के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम लोग एजुकेशन डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे भारत के पहले कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये आपको याद रखना है। इनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न कब मिला है इनको, तो इनको भारत रत्न मिला है 1992 में, ठीक है। ये भी आप अपने नोट्स में डालेंगे। और नेशनल एजुकेशन डे कब से मनाया जा रहा है, तो सन 2008 से नेशनल एजुकेशन डे जो है सो मनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी आपके लिए रहेगा, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या बोल रहा है, फादर ऑफ द कांग्रेस। बहुत आसान सवाल है। फादर ऑफ द कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का बात हो रहा है। ये A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में बात किया जा रहा है। ये क्या था, तो ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था जिसने स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो स्थापना कब हुई थी, 1885 में इसका स्थापना हुआ। उसके बाद जो पहला सेशन हुआ कांग्रेस का वो कहाँ हुआ, मुंबई में, ठीक है। मुंबई बोल लीजिए, या उस समय उसको बॉम्बे बोला जाता था। तो मुंबई, ये ओरिजिनली कहाँ होने वाला था, ये होने वाला था जी आपका पुणे में। लेकिन क्या हुआ, पुणे में बीमारी आ गया। बीमारी क्या था, प्लेग फैल गया पुणे में। तो पुणे में ना होकर के फिर मुंबई में इसको शिफ्ट किया गया। तो पहला आपका मुंबई में हुआ था इसका सेशन। और वाइसराय उस समय कौन था, तो वाइसराय एक डफर आदमी था। कौन था, डफरीन, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। डफरीन जो है, डफरीन, छोड़िए ना, स्पेलिंग में क्या रखा हुआ है इतना याद रखिएगा। डफरीन एक डफर आदमी था, इसलिए कांग्रेस जैसा चीज़ को आने दिया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। खतियान बिल जो है वो कौन से राज्य से है, तो ये झारखंड के जो लोकल निवासी उनके लिए बहुत आसान सवाल है। हमेशा यहाँ पर ये एक गर्म मुद्दा रहता है। तो ये क्या है, 1932 का जो खतियान है उसको लोकल आइडेंटिटी का प्रमाण माना जाए, यानी वहाँ से काउंट किया जाए। अभी क्या है, अभी 1985 वाला चल रहा है, ठीक है। ये एक तरह से समझिए कट ऑफ ईयर है। तो यहाँ के जो नेटिव्स हैं उनका क्या कहना है कि इसको माना जाए, ठीक है। तो वो सब थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोवर्सी का पॉइंट चलते रहता है। उसके लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। जो लैंड रिकॉर्ड है 1932 का, उसके हिसाब से खतियानी राइट्स और उस खतियान का प्रयोग किया जाए झारखंड का लोकल रेसिडेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बस इतना जानिए, बाकी इसको डिटेल में हम लोग अपने नोट्स में इसके बारे में और चीज़ों को जानेंगे। वो आगे चल के और लेक्चर जब आएगा तो उसमें देखते रहिएगा। अगला क्या पूछ रहा है, झारखंड का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है जो उत्तर प्रदेश से लगता है। तो उत्तर प्रदेश से लगने वाला जो है वो है गढ़वा। गढ़वा जो है आपका उत्तर प्रदेश से लगता है, ठीक है। अच्छा, अब और क्या बोला जाए, हाँ डिवीजन क्या आता है इसका, तो पलामू आता है। बाकी झारखंड का ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है, लेकिन काफ़ी इजी सवाल है, इसलिए इसमें हम लोग उसके ज़्यादा माथामारी करने नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। कहाँ गए, जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। क्यों, क्योंकि 560 जो है वो रियासत थी, अलग अलग प्रिंसली स्टेट थी, उसको एक करके भारत देश का निर्माण करने के लिए इनको जाना जाता है। ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये भी आपको याद रखना है। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, पहले होम मिनिस्टर भी थे, यानी आज के डेट में अमित शाह जिस रोल में हैं उस रोल में थे, ठीक है। दोनों लोग गुजरात से आते हैं और दोनों लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अब इनसे आपको क्या एक चीज़ याद रखना है, आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये लोकेटेड है कहाँ पर, गुजरात में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पेज ले आए। इसको ज़रा बड़ा किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मलुडा वाटरफॉल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है मलुडा वाटरफॉल, ये है आपका चतरा में। बिल्कुल सही, जो भी मार्क किया जिसका पेपर है अच्छा अटेम्प्ट करके आया है बच्चा।
तो चतरा में ये एग्जिस्ट करता है। चतरा जो है उसका हेडक्वार्टर भी चतरा है। और ये कहाँ पर किस डिवीजन में पड़ता है, तो ये नॉर्थ छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन में पड़ता है। ठीक है, कौलेश्वरी हिल जो है वो भी यहाँ पर लोकेटेड है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो ये कौन जो है भारत की फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिल्कुल अन्ना राजम मल्होत्रा। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। और इन्होंने आईएएस को ज्वाइन किया था कब, साल 1951 में, 1951 में इन्होंने और ये कौन से कैडर से थी, यहाँ पर आपको कैडर दिया जाता है, तो उस समय मद्रास कैडर था। ठीक है, उस समय मद्रास कैडर था, वहीं से ये बिलोंग करती थी। ठीक है, और इनको किसके लिए जाना जाता है, तो JNPT पोर्ट ट्रस्ट जो है इसके डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। तो JNPT जो पोर्ट ट्रस्ट है ये कहाँ पर है, ये आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी किरण बेदी के बारे में आप क्या जानते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हमको जल्दी से पेपर कंप्लीट करवाना है। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, एक इधर से PYQ उठा के हम आपको करवाएंगे, पूरा सीरीज स्टार्ट करवाएंगे PYQ सीरीज का, तो उसमें हम लोग डिटेल में और अंदर जा करके पढ़ेंगे। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि देवघर का जो एयरपोर्ट है वो झारखंड में किस वर्ष इनॉग्रेट किया गया था। तो ये जो है वो आपका 2022 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2022 में इसको किया गया था। इसका जो कोड है, देखिए हर एयरपोर्ट का एक कोड होता है, जैसे रांची का क्या है जरा बताइएगा, बिरसा मुंडा जो अपना एयरपोर्ट है रांची में उसका कोड क्या है, इसका जो कोड है वो क्या है, DGH। ठीक है, ये इसका कोड है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछेगा। ठीक है, ये बैद्यनाथ धाम है यहाँ पर, ये भी आपको जानना चाहिए। और ये जो एयरपोर्ट है कौन ऑपरेट करता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ये इसको ऑपरेट करता है। तो ठीक है, ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, चार मीनार जो है हैदराबाद का जो कि 1591 ठीक है इसमें बना था, ये कौन सा रूलर बनाया था, तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये बनवाया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्या बताएं, हाँ ये किससे बना है, तो ये बना है ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट प्लस लाइम का प्लास्टर, चूना का प्लास्टर से इसको बनाया गया है। चलिए चार मीनार वाला क्वेश्चन हो गया था। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है लैमीटाई, ठीक है लैमीटाई LAMITIY 2026 जो है वो इंडिया और किस देश के बीच में मार्च 2026 में कंडक्ट किया गया था। तो इससे आप अपने दिमाग में एक टॉपिक भी लगाइए कि क्या है, JSSC को पसंद आता है मिलिट्री एक्सरसाइज जो न्यूज़ में चल रहा है, करंट अफेयर वहाँ से पूछता है। तो ये जो है सेशल्स नाम का एक देश है उसके बीच में करवाया गया था। अब ये जो शब्द है ना लैमीटाई या लामीटाई जैसे आप इसको पढ़ना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, अब उन लोगों का कोई भाषा होता होगा, उस भाषा में इसको फ्रेंडशिप या दोस्ती बोलते होंगे, बस इतना समझिए, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बस इसको अब आगे चलते इसके बारे में ज़्यादा गुणगान नहीं करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ जो है हमको स्टैटिक वाला पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगला क्या बोल रहा है, As of March 2026, the Union Cabinet approved India's nationally determined contribution for which of the following implementation periods? तो इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब क्या होगा, 2025 से 2030, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये NDC जो है वो NDC भैया है का कौन खेत का मूल्य, ये आया कहाँ से, यहाँ से, तो ये जो है एक पेरिस समझौता हुआ था, यानी कि पेरिस अग्रीमेंट हुआ था उसका पार्ट है। ठीक है, तो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत क्या बोला जाता है कि 2070 तक हम भारत क्या जो है नेट जीरो में आएगा। अब नेट जीरो का मतलब क्या होगा, नेट जीरो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का बात किया जा रहा है, या कार्बन इसको शॉर्ट में लोग बोल देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का बात हो रहा है। कहने का मतलब कितना है कि मान लीजिए भारत से 100 करोड़ टन का कार्बन निकलता है, ये हम एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो इतना अगर कार्बन डाइऑक्साइड भारत में एक तेल कोयला कुछ भी जला उला के निकलता है, तो हम उतना ही क्या करेंगे, उतना ही मान लीजिए हम पेड़ लगा दिए या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किए कि इतना जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम खींच भी लेंगे अपने ही देश में, बाहर नहीं निकलने देंगे। तो ओवरऑल क्या होगा, नेट जीरो हो गया, यानी हम पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं करेंगे। यही नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है। इससे आपको काफ़ी सवाल बनेगा। ठीक है, जब आप लोग सर्विस को ज्वाइन कीजिएगा तब भी ये सब पे ही आपको अब काम करते रहना, ये सब काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो इस पर ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लिए। अब क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति भवन जो है इसमें से कौन सा व्यक्ति डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। तो ये जो है सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ये एक सवाल जो है JSSC में हमको लगता है ना कि हम खुद इसका पेपर जब करवाए हैं 2 से 4 बार ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कितना रिपीट मारा है JSSC के अलग अलग एग्जाम में, फिर से घूम फिर करके आपके सामने आया है। लुटियंस के बारे में आप लोग हमेशा न्यूज़ में सुनेंगे कि लुटियंस दिल्ली, लुटियंस दिल्ली। तो दिल्ली का जो मेन इलाका है ना जहाँ सरकारी बिल्डिंग्स है वो सब
एडविन लुटियंस का बनाया हुआ है। और हर्बर्ट बेकर का भी रोल है किसमें, राष्ट्रपति भवन में। ये ऑफ कोर्स जो है वो अंग्रेजों के लिए बनाया गया था। अर्लियर इसको क्या बोला जाता था, इसको वाइस रॉयस हाउस बोला जाता, ठीक है, यानी वाइस रॉयस का जो घर था वाइस रॉय का वो बना था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति जी के रहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति भवन, इसका कब हुआ नामकरण, तो 1950 में ये राष्ट्रपति भवन कहलाने लगा, ठीक है। इसमें लगभग 300 से ज़्यादा रूम है, 300 प्लस रूम है, ठीक है। अब ऐसा फालतू बात आपको लग रहा होगी काहे ही वाला चीज़ बताएं 300 वाला, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछने का चांस है, इसीलिए हम इसे बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्या बोल रहा है, बहुत ही ईजी लल्लू टाइप का सवाल है कि हम लोग का लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में क्या है, तो इसका जवाब बृहस्पति या फिर जुपिटर है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें बहुत साल से एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है इसके सिस्टम में, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रेट रेड स्पॉट बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रेड स्पॉट वाला आया हुआ है जेएसएससी में, इसलिए हम आपको दोबारा से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं अगला सवालवा में। अगला सवालवा क्या बोलता है जी कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह में जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक मोर्टेलो टावर झारखंड के निम्नलिखित किस नगर में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब हो जाएगा पाकुड़, ये पाकुड़ जिले में स्थित है, ठीक है। अब ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये है संथाल हुल या संथाल रिबेलियन, ठीक है। संथाल हुल या संथाल रिबेलियन से ये जुड़ा हुआ है। संथाल हुल जो है वो कब शुरू हुआ था, 1855 में, ठीक है। यानी भारत की जो 1857 वाली क्रांति है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, उससे भी पहले झारखंड में ये सब मामला शुरू हो चुका था, ठीक है। अब संथाल रिबेलियन से आपको किसका किसका नाम याद रखना है, तो आपको नाम याद रखना है सबसे पहले सिद्धू मुर्मू का, ठीक है, सिद्धू और कान्हू का, सिद्धू कान्हू इनका नाम आपको याद रखना है। उसके साथ में आपको याद रखना है चांद, और आपको याद रखना है भैरव, ठीक। ये सारे लोग कौन से ट्राइब से आते थे, ये लोग वही ट्राइब से आते थे जिस ट्राइब से हमारी अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो हैं वो आती हैं, ठीक है। तो इनका ट्राइब क्या है कमेंट कीजिएगा कि ये किस ट्राइब से आते हैं, ठीक है। हालांकि आपको नाम से समझ में आ जाएगा, अभी जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं, थोड़ा कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किसका कितना ध्यान चल रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट सिस्टमैटिक बर्ड सर्वेज, ठीक है। बर्ड यानी चिड़ियों का सर्वे जो है पहला जो भारतीय है वो किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपका सलीम अली, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो सलीम अली जो है इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ये अपने नोट्स में डालिएगा, ये सवाल आएगा, ठीक है। इन्होंने क्या है, इनका एक किताब का नाम है, ठीक है। इस किताब को बोला जाता है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, इस नाम की इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, तो इस पुस्तक का नाम रखिएगा। और इनसे एसोसिएट है कौन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये इनसे एसोसिएटेड है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में अपना रखिएगा। बाकी ज़्यादा डीप हम लोग नहीं जा रहे, उतना डीप जब हम लोग पीवाईक्यू सीरीज करेंगे तब चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, 60वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है जिससे वे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार बन गए, तो ये करंट अफेयर का सवाल है और इसका जो आंसर है वो क्या होगा, आर वैरामुथु, ठीक है। तो ये सवाल का जो जवाब है इस कैंडिडेट ने भी बहुत सही लगाया है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किनको मिला था, तो ये जे शंकर कुरूप को, ठीक है। तो ये जे शंकर कुरूप को मिला था। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेएसएससी का प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान से रखिएगा, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेरी पुरस्कार है, यानी कि लिटरेचर के जो पुरस्कार दिया जाता है भारत में सबसे ऊपर है। और बस इतना ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा इसमें माथा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, यानी अगला पेज पन्ना पलटते हैं और यहाँ पर हम लोग आ गए। मैकमोहन लाइन के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत इजी टाइप का सवाल है जो लोग रेगुलर पढ़ाई करता है। तो मैकमोहन लाइन जो है वो किसके किसके बीच है, तो मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चाइना के बीच में है, मैकमोहन लाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। ये जो है 1914 का शिमला कन्वेंशन या शिमला समझौता आप बोल सकते हो उसमें, ठीक है। तो शिमला कन्वेंशन से आपको क्या याद आना चाहिए, आपको मैकमोहन लाइन याद आना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं, छोड़िए ये सब एक्स्ट्रा बता के अभी हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चाइना जो है वो
छोड़िए हटाइए, ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, उतना लंबा भी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है दिवाली की रात में 9 नवंबर 1942, ये पूरा डेट याद रखिएगा, बहुत 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 ज़रूरी है। ये एक जेल से भागे थे। कौन सी जेल से भागे थे, उस जेल का नाम बताइए। तो उस जेल का नाम है हजारीबाग सेंट्रल जेल, ठीक है। हजारीबाग में अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। तो ये 9 नवंबर 1942 को यहाँ से भागे थे। क्या समय चल रहा था, वो क्विट इंडिया मूवमेंट का समय चल रहा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिवाली की रात में निकले थे। इनके साथ में कौन थे, तो इनके साथ में जो थे उनका नाम याद रखिएगा, योगेंद्र शुक्ला, ये इनका नाम है। तो ये भी आप अपने नोट्स में डालिएगा, ठीक है। और हजारीबाग जो है इस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट से रिलेट हो गया था। तो हजारीबाग से रिलेटेड कोई जगह का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो हजारीबाग सेंट्रल जेल और जयप्रकाश नारायण, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा किस जगह से नहीं गुजरता। बहुत ज़्यादा ईजी सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। अब इसको अगर आपको याद रखना है तो इसका एक ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है, मित्र मित्र पर गमछा गमछा झार, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो मित्र में म से क्या हो जाएगा, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से आपका क्या हो जाएगा, तो प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा, रा से आपका क्या हो जाएगा, रा से राजस्थान हो जाएगा, गमछा का ग से आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। गलछा लिख दिए हम, गमछा होगा ना, तो गमछा होगा। तो गमछा में ग से आपका गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झार से आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और तो कुछ रह नहीं गया, और तो कुछ नहीं रह गया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी याद करवा दिए, इससे आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगला 26वां सवाल में पढ़ते हैं। 26वां सवाल क्या बोल रहा है कि इंडिया वॉन गोल्ड मेडल इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज एट एशियन लैक्रोस गेम्स 2026। व्हाट वेयर दीज गेम्स हेल्ड, वेयर मतलब कहाँ पे ये गेम जो है खेला गया था। तो ये खेल जो है वो रियाद सऊदी अरेबिया में खेला गया था, ठीक है। तो यहाँ सबका देश का नाम दिया था और यहाँ सारा जगह जो है कुड़िया के जैसे देश का नाम दिया और यहाँ पर शहर का भी नाम दे दिया। तो ऐसे ही ये क्लू मार रहा था कि आपको इसी की तरफ जाना चाहिए, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। रियाद जो है वो किसका कैपिटल है, तो ये है आपका सऊदी अरेबिया का कैपिटल है यानी राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिटी पार्क जो है वो झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है, तो ये बोकारो में लोकेटेड एक पार्क है। तो पार्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एक एक शहर का पार्क उठा उठा करके पूछता है। तो ये सब नोट्स में हम लोग डालेंगे पीडीएफ में, आपको इसका चिंता नहीं करना है, ठीक है। ये जो है डेवलप किसने किया, तो बोकारो स्टील प्लांट जो है उसी के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बोकारो को क्या है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें हम कुछ आपको एक्स्ट्रा कोई बहुत तीरंदाज वाला काम नहीं कर रहे हैं, ये सब बता करके, ये सब आप लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे, ठीक है। अगला क्या है जी, अगला क्वेश्चन क्या है, बिचकिलिया झरना या बिचकिलिया वाटरफॉल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये कहाँ है, चतरा में, ठीक है। जो भी मार्क कर रहा है उसका झारखंड जीके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बिचकिलिया वाटरफॉल जो है वो चतरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चतरा में बहुत सारा फॉरेस्ट और आपको वाटरफॉल मिलेगा। चतरा कहाँ पर है अगेन, चतरा नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में, नॉर्थ छोटा नागपुर में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए, चतरा से हमको लग रहा है कि पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग चतरा और वाटरफॉल के बारे में बढ़िया से पढ़ करके जाइएगा। अगला क्या बोल रहा है, नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी भारतीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी कौन से मैथमेटिशियन के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके किसके, श्रीनिवास रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर। ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। डिक्लेयर कब किया गया था, तो 2012 से 12 में ये डिक्लेयर किया गया था कि हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस या गणितज्ञ दिवस मनाएंगे, ठीक है। रामानुजन को बहुत सारे इनके मैथमेटिक्स के थ्योरीज के लिए जाना जाता है, जैसे इन्फिनाइट नंबर्स का थ्योरी, इन्फिनाइट सीरीज का जो सम है कि 1 + 2 + 3, ऐसे ऐसे करके जब हम लोग अल्टीमेटली इसको जोड़ते रहेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, -1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस देने वाले कौन है, ये आपके रामानुजन भी। अब कैसे आएगा ये सब मत पूछिएगा, हम मैथ के टीचर नहीं है। जो मैथ का सोल्यूशन है वो मैथ वाले टीचर करवाएंगे। 10 क्वेश्चन इसमें मैथ का भी आया है, वो हम लोग बाद में अपलोड कर देंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। मेनली आप इसको इस पक्ष से देखिए कि आगे आने वाले एग्जाम में कैसे काम आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, केबुल लमजाओ जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो कहाँ, कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के बारे में बहुत सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये कौन से झील पे लोकेटेड है, तो ये लोकटक नाम का एक झील है, उस झील पर ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। यहाँ पर आपको कौन सा जानवर मिलेगा, ठीक है, सांगाई डियर आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्लोटिंग जो मासेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं
फुमडी, फुमडी, ये याद रखिएगा कि इसमें जो तैरता हुआ चीज़ रहता है उसको फुमडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। करता है। जोग फॉल के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, बहुत फेमस झरना है, तो ये कौन से नदी पर ये बताया जा रहा है, तो ये शरावती, ठीक है, शरावती नदी पर लोकेटेड है, ठीक है। अब इसके बारे में ये बताइए कि इसका जो हाइट है वो अराउंड कितना है, 253 या 250 के आसपास, रफली मानिए इतना इसका ऊंचाई है, ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है वो लोकेटेड है कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में तो है लेकिन मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, छतरपुर है। यहाँ पर जो टिक लगा है गलत लगा है, छतरपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ये क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको क्या ध्यान में आया टॉपिक देख देख करके कि यूनेस्को का जो भी साइट है झारखंड में और इंडिया में, ये टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बनाने वाले जो डायनेस्टी थे वो कौन से, चांदेला डायनेस्टी ने इसको बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पर टेम्पल जो आर्किटेक्चर है वो नगर शैली का है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बोल क्या रहा है, पोंड्रू खादी जीआई टैग, जीआई टैग जो दिया गया है ये किस राज्य से है, ठीक है। तो इस राज्य का नाम है आपका आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पर करंट अफेयर इसलिए ज़्यादा डीप हम लोग नहीं जाएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है। अशोक चक्र के बारे में पूछ रहा है, इंडियाज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द अशोक चक्र, इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन ऑन द ईव ऑफ 77th रिपब्लिक डे 2026। तो 2026 वाला जो रिपब्लिक डे था उसमें किसको मिला था, तो ये आंसर है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है। अब ये किससे रिलेट करते हैं, तो ये एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। तो बाकी आप लोग ये कब शुरू किया गया था, तो 1952 में शुरू किया गया था। तो सबसे ऊपर आएगा आपका अशोक चक्र, रैंक हम थोड़ा सा बता देते हैं, सबसे ऊपर अशोक चक्र आएगा, उसके बाद आएगा कीर्ति चक्र और उसके बाद आएगा शौर्य चक्र। तो ये जो रैंकिंग है ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अप्रैल 2026 तक झारखंड में टोटल कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है सो लोकेटेड है, ठीक है। ये किसी और एग्जाम में भी आया है और वहाँ बहुत इसके ऊपर माथा पच्ची हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है सो सी ही हो जाएगा, 11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड का जो है एक बेतला नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान में रखना है, बेतला आपको ध्यान रखना है, बेतला का एक फुल फॉर्म है, जरा फुल फॉर्म बताइएगा तो। और बाकी हम लोग आगे चलते हैं, इसमें जानने लायक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला देखिए एक और जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर ही बैक टू बैक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका फेवरेट टॉपिक हो गया जेएसएससी वाला लोग का, तो इसको जरा सा समझ लीजिएगा कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सो कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में लोकेटेड है दलमा, ठीक है। ये जो है कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1976 में, 1976 में। ये किसके लिए फेमस है, तो ये आपका एलिफेंट यानी कि हाथी के लिए फेमस है, ठीक। जमशेदपुर इसके पास में आपको पड़ेगा, तो आप जमशेदपुर तरफ आप लोग जाते होंगे तो इस पर आपका ध्यान भी जाता होगा, ठीक है। अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्तार एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये सरोद वादक हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, हम लोग का जो बैच है ना इंडिया जीके वाला है, जेएसएससी इंडिया जीके हीरो बैच, उस सब में ये सब बाबू कवर्ड है। तो ये सब टॉपिक आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सब बहुत टफ है, ये सब कोई टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। सरोद जो है वो एक तरह का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो क्या है लैंड बॉर्डर है वो लगभग कितने किलोमीटर का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर है 3323, ये इसका आंसर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो इंडिया किस देश के साथ बनाता है, तो वो जो है अपना बांग्लादेश के साथ बनाता है, ठीक है। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बॉर्डर है सबसे लंबा है, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज हेल्ड इन 11th डे ऑफ द मून इन भद्र मंथ ऑफ झारखंड स्टेट। तो झारखंड स्टेट में 11th डे ऑफ द मून, भादो के महीना, ये सब चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सिंपल जवाब हो जाएगा क्या, करम या कर्मा, ठीक है। तो ये पर्व जो है सो मनाया जाता है, ठीक है। ये करम देवता या एक करम का वृक्ष जो है उससे रिलेटेड आता है, ठीक है। बहुत सारे ट्राइबल लोग और बहुत सारा नॉन ट्राइबल लोग भी झारखंड में इसको सेलिब्रेट करते हैं। करम वृक्ष की जो है एक तरीके से पूजा की जाती है यहाँ पर, ठीक है। बाकी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब PYQ सीरीज़ किया जाएगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना। कोई चीज़ बस जो है सो हम आप जितना बता रहे हैं उतना अपना ध्यान में रखिए, और अगर उतना आपको नहीं पता है तो अपना नोट्सवा में बस पट डालते चलिएगा, ठीक है। बाकी जितना बता रहे हैं उतना आपके सब काम का है, ठीक है।
As of April 2026, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन डिमांडेड द इंक्लूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इन द रिलीजन कॉलम। ठीक है, तो बहुत पुराना चीज़ है। कौन सा कोड बोले हैं भाई चीफ मिनिस्टर साहब कि इसको डालना चाहिए? तो ये क्या है? सरना कोड है झारखंड का। ऐसा कोई भी लॉजिक लोकल आदमी नहीं होगा जिसको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो सरना लोग कौन होते हैं? ठीक है, यानी कि सरना जो है ये क्या है? एक तरीके से एक पूजा पद्धति है। ठीक है, जैसे क्या है, सनातन धर्म में अलग अलग पूजा की पद्धति है। जैसे कुछ लोग शक्ति के उपासक होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग शिव के उपासक होते हैं, कुछ लोग जो है विष्णु के उपासक होते हैं जो अपने आप को वैष्णव कहते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग जो है, कुछ लोग बौद्ध होते हैं तो बुद्धिस्ट होते हैं, ये लोग बुद्ध भगवान को के उपासक होते हैं। तो इसी तरीके से आप समझिए, हालांकि इसका सिमिलर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हम आपको एक समझाने के लिए ये सब एग्जांपल देते हैं। उसी तरह जो सरना लोग होते हैं वो क्या है, किसके उपासक होते हैं? नेचर के, यानी प्रकृति के उपासक होते हैं। ठीक है, तो कहना क्या है हेमंत सोरेन जी का या झारखंड के बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसको जो है आप एक अलग रिलीजन का कोड दीजिए। जब सेंसस होगा, यानी हमारा सेंसस होगा, तो सेंसस में हमको एक अलग कोड दीजिए। जैसे रिलीजन का कोड आएगा कि नंबर 1 आपका हिंदू, नंबर 2 मुस्लिम, फिर आपका क्रिश्चियन, फिर बुद्धिस्ट, जैन, अदर, ऐसे करके कॉलम आएगा। तो इन लोगों का डिमांड है कि नहीं, हम अपने आप को हिंदू में या अदर में नहीं डालना चाहते, हमको एक प्रॉपर सेपरेट कॉलम दीजिए। ये डिमांड बहुत पहले से चला आ रहा है और इस पर क्या होगा नहीं होगा वो अपने काम का नहीं है। अपने काम का क्या है कि जब इसका कुछ न्यूज़ में चले तो बस हमको न्यूज़ फॉलो करना है। ठीक है, हमको क्या है, बायस्ड नहीं रहना इस सबको लेकर के, कि टेंशन नहीं लेना है कि भाई होगा नहीं होगा, अपना पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, पावर में पहुंचिए। उसके बाद आपको इसके लिए जो मन जी है वो आप पावर में पहुंच के कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कौन से मुगल रूलर के रूल के समय मुगल इन्फ्लुएंस जो है वो पलामू तक एक्सटेंड हो गया था आफ्टर राजा मान सिंह इन्वेड द रीजन इन 1574। तो ये जो है ये भी अकबर के समय में ही हुआ। तो जो झारखंड का हिस्ट्री वाला जो कॉलम है उस पीडीएफ में ये सब चीज़ आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो राजा मान सिंह जो है वो अकबर के एक क्या थे, नवरत्न थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये गवर्नर थे बिहार के। ठीक है, चलिए, अब पलामू का जो किला है वो मुगलों ने फिर आगे चल के अपने लिए इस्तेमाल भी किया था। ये सब चीज़ भी थोड़ा सा आपके लिए काम का है। अ सूटेबल बॉय नाम का जो नोवेल है वो किसने लिखा है? तो ये विक्रम सेठ ने लिखा है। ठीक है, तो विक्रम सेठ, और इससे आपको साल याद रखना है 1993, ये आप याद रखना है। इंग्लिश का नोवेल है ये, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स में से आता है, बस इतना याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग जो है वो कौन से सेक्टर यानी कि किस क्षेत्र के उदाहरण है? तो ये जो है, ये जो यहाँ पर मार्क किया है, गलत मार्क कर दिया है बचवा, ये जो है आपका टर्शियरी सेक्टर का उदाहरण है। टर्शियरी सेक्टर यानी कि इकोनॉमिक्स में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 तरह का सेक्टर पढ़ते हैं। प्राइमरी में क्या है, जो डायरेक्ट जो है आपका नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर यानी खेती हो गया, जैसे माइनिंग हो गया। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है कि ये सब यहाँ से जब निकला इसका प्रोसेसिंग करके कुछ बना दिया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शियरी में क्या है कि आपको कुछ सर्विस दिया जाएगा। जैसे हम आपको एक सर्विस दे रहे हैं, हम आपके लिए अभी एक कुछ कोर्सेज बनाए हैं, उस कोर्सेज को आप परचेज कीजिएगा, तो हम आपको डायरेक्टली कुछ सामान नहीं दे रहे, हम आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आता है टर्शियरी सेक्टर। इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत झंडा गाड़ा था 1991 लिबरलाइजेशन के बाद। ठीक है, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है, पांचेत डैम के बारे में पूछ रहा है। ये कहाँ पर है यानी कौन से नदी पर है? तो ये दामोदर नदी में एग्जिस्ट करता है, झारखंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर के आसपास है। उसके साथ में एक चीज़ याद रखिएगा कि दामोदर जैसे यहाँ, तो डीवीसी का ध्यान आपको आना चाहिए, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1948 में ध्यान हुआ था। ठीक है, डीवीसी का अलग मेजर जो डैम है उसका नाम क्या है? मैथन डैम है और तिलैया कोनार, ये सब डैम भी आपको याद रखना है। अब ये कहाँ है, कैसा है, वो सब जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तब देखते चलेंगे, उसका आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगला क्या है, रुंगटा गार्डन, ये जो है वो कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये जो है आपका रांची में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रांची जो है कैपिटल है झारखंड का। ये किस में है आपका? छोटा नागपुर प्लेट्यू में एग्जिस्ट करता है। रांची को जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धनगद्दी जो है एक सुंदर और अद्भुत प्राकृतिक स्थान है। ठीक है, ये झारखंड में किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपके सिमडेगा जिला में स्थित है। ठीक है, सिमडेगा जो है वो अपने हॉकी के खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये याद रखिएगा। और क्या याद रखना है आपको, ये साउथ छोटा नागपुर डिवीजन का पार्ट है। ठीक, चलिए कबरा कला अवशेषों में पाई गई देवी की प्रतिमा झारखंड के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये जो जिला का नाम है ये आपका पलामू जिला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका पलामू है। और क्या इसमें याद दिया जाए? चलिए ये हो गया यार, इसके बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे डिस्कशन। अगला देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बाय एरिया, यानी एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके, दोबारा से नहीं बताएंगे, सारंडा फॉरेस्ट है और इसमें क्या है, आयरन और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तिलैया डैम जो है वो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये कौन से नदी पर बना हुआ है, तिलैया डैम। ठीक है, तो अगर आप लोग कभी पटना साइड से झारखंड एंटर करते होंगे तो ये आपको रास्ता में जरूर मिलता होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका बराकर नदी पर एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर मार्क किया है जो भी। ठीक है, ये पहला डीवीसी का पहला डैम है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है, और बराकर जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है, किसका, दामोदर का ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी यानी कि ये आगे चल के दामोदर में मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 23वां और 24वां डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का वो कौन सा रहा है, बहुत बार करोड़ों बार पूछा जा चुका है, खूंटी और रामगढ़ इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं झारखंड के। ठीक है, खूंटी जो है वो कहाँ से निकाल के बना था, खूंटी जो है रांची से निकाल करके बना था, और रामगढ़ कहाँ से निकाल करके बना था, तो रामगढ़ जो है ओरिजिनली हजारीबाग से काट करके बनाया गया था। आज भी जो हजारीबाग का लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा का जो सीट है हजारीबाग का, उसमें हजारीबाग और रामगढ़ कंबाइंड करके आता है। ठीक, चलिए इसको जूम किया जाए भाई। महेश भूपति के बारे में पूछा जा रहा है। महेश भूपति रिटायर्ड इंडियन प्लेयर हैं, वो कौन सी चीज़ से एसोसिएटेड हैं, तो बैडमिंटन नहीं, इसका आंसर टेनिस हो जाएगा। तो महेश भूपति जो है इंडिया के डबल्स टेनिस प्लेयर में से एक हैं, इंडिया के पहले ग्रैंड स्लैम विनर रह चुके हैं, ग्रैंड स्लैम विनर है भारत के पहले। ठीक है, बाकी उतना चलिए ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, कहीं कि 55 हुआ है भाई, हमको 110 तक जाना है, तो हम लोग इसको चलते चलते हैं। कैथोलिक मिशन चर्च जो है गोविंदपुर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर का ये आपको पाकुड़ जिला में स्थित मिलेगा। ठीक है, कैथोलिक मिशन चर्च, और क्या बोला जाए, ये झारखंड का काफ़ी पुराना चर्च है, ब्रिटिश पीरियड में ही बना है, बाकी उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, कौन से इसमें से खिलाड़ी जिनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है। ठीक है, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट डिलीवरी मारते हैं, यानी कि फास्टेस्ट जो रिकॉर्डेड डिलीवरी है 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है इनके नाम पे। ठीक है, इन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत 1997 में की थी। ठीक, चलिए क्रिकेट के वन ऑफ दी फास्टेस्ट बॉलर्स में से इनको गिना जाता है। ठीक, झारखंड में लोकसभा के टोटल कितना सीट है ये आपसे पूछा जा रहा है, एकदम बेसिक फैक्ट है और इसका आंसर 14 होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्यसभा का जो टोटल सीट है, जिसमें अभी न्यूज़ में भी चला था, काफ़ी कुछ यहाँ पर कांड हुआ था, तो इसमें टोटल 6 सीट है, और जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि आपका झारखंड का जो विधानसभा है, उसका सीट है टोटल 81 सीट है, 81 सीट है। ठीक है, चलिए एक नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन सीट भी हुआ करता था, लेकिन वो आगे चल के हट गया। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन वाला जो है हटा दिया गया था, वो कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। ठीक है, झारखंड का जो एवरेज सेक्स रेशियो है सेंसस 2011 के हिसाब से अभी तक इसी को खींचा जा रहा है, तो ये कौन होगा, ये 948 होगा। बहुत इजी सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो जब तक ये वाला जो आपका जनगणना ये इसी को यूज़ करेगा तब तक ये क्वेश्चन में रिपीट होते ही रहेगा, इसलिए सब रट जाइए, एकदम खा जाइए इसको। ठीक है, अच्छा 2-4 और बात बता देते हैं। सेंसस अब आ गया है, तो सेंसस के बारे में कुछ चीज़ भी आप ध्यान दे दीजिए। क्या ध्यान देना है जी, तो आपका जो आबादी 3.29 करोड़ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला यानी पढ़ा लिखा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है, वो है रांची है। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा अगला, बरियो वाटरफॉल, पहले इसको मिटा लिया जाए, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो बरियो वाटरफॉल जो है, बरियो या बारियो बोलते हैं इसको, ज़्यादा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, ये कहाँ पर है, तो ये लातेहार में स्थित है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाप रे, वीडियो बहुत बड़ा लग रहा है जी। इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी जो है वो आपका सच एज लैंड एंड बिल्डिंग इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से क्या बोला जाता है एमएनसी का इन्वेस्टमेंट को, तो एमएनसी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश बोला जाता है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये हो गया जब किसी कंपनी में मैनेजरियल कंट्रोल लिया जाता है फॉरेन के किसी एंटिटी द्वारा, और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें मैनेजरियल कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, आपका उसका बाकी इससे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें से कौन जो है उदाहरण है डायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का जो उदाहरण है ये देखिए, झारखंड जी के जिसका तेज होता है ना,
श्योर शॉट उन लोग का इंडिया जीके वीक रहेगा। देखिए क्या लगाया हुआ है, जीएसटी लगाया हुआ है। जीएसटी कहाँ से डायरेक्ट टैक्स हो गया जी? डायरेक्ट टैक्स होता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि जो इनकम कमाए, कमाने से पहले ही यानी कमाए बस उसी का कमाते ही दे दीजिए सरकार को कुछ हिस्सा। और जीएसटी क्या है? कुछ खरीदिएगा उसमें देना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। काफ़ी आसान सवाल है, न्यू दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1942 में इसको स्थापित किया गया था। इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट साइंस से रिलेटेड जो होता है वो यही होता है, ठीक है। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एक अवार्ड होता है, शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, ये पुरस्कार होता है। ये पुरस्कार CSIR द्वारा ही दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर में जैसे ही आपको मिलेगा इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका, ठीक है। अब अगला क्या पूछ रहा है, मई 2026 तक गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है हमारे, ठीक है। तो राज्यपाल है हमारे श्री संतोष कुमार गंगवार जी, ठीक है। ये बहुत कॉमन सवाल है, बहुत इजी सवाल है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। गवर्नर को जो है नियुक्त कौन करते हैं? तो ये करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 100 नंबर 153 से लेकर के 162 में आपको गवर्नर के बारे में मिलेगा। और ये रहते कहाँ हैं? तो ये राजभवन, ठीक है। हालांकि राजभवन का नाम बदला गया है, क्या राजभवन का नाम बदल के किया जाएगा या किया गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। क्या पूछ रहा है, अंजन धाम के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अंजन धाम जो है वो आपका कहाँ है? तो अंजन धाम जो है वो गुमला में है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ऐसे लोगों क्या होता है ना, झारखंड जीके में एकदम तगड़ा टिक मारेगा, जैसे ही इंडिया जीके आएगा तो कॉमन क्वेश्चन भी गलत कर देता है। तो माता अंजनी से, जो कि कौन थी? हनुमान जी की माता थी, उनसे रिलेट करता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। Whom among the following was sworn in as the नया लोकायुक्त ऑफ झारखंड इन अप्रैल 2026? तो ये जो है वो कौन है? ये जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता, ये इसका सही आंसर है। करंट अफेयर का टॉपिक है तो ज़्यादा डीप में हम लोग डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर अवार्ड? तो ऑस्कर जीतने वाले सबसे पहले व्यक्ति, पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे भानु अथैया, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले ऑस्कर विनर थे और इन्होंने इसको शेयर किया था किसके साथ? तो जॉन मोलो के साथ शेयर किया था, यानी अकेला इनका नहीं मिला था। कब मिला था इनको? 1983 में मिला था। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, कॉमन क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम इसको, ठीक है, याद रखिएगा। बासुकीनाथ जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो बासुकीनाथ जो मंदिर है ये आपका दुमका में लोकेटेड है। बहुत कॉमन सवाल है। बाबा बैद्यनाथ धाम से भी एसोसिएशन है इसका। तो देवघर से होकर के बाद में फिर यहाँ जाने का भी रिवाज है, ठीक है। शिव जी का मंदिर है। बाकी ज़्यादा टाइट आपको नहीं करेंगे इस मामले में, क्योंकि अब जो है टाइम बहुत भीतर है, तो हम थोड़ा जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जेल बिरसा मुंडा डाइट? कौन से जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? तो रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। रांची सेंट्रल जेल में 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? बिरसा मुंडा की। इनके किसके लिए जाना जाता है इनको? तो इनको उल गुलान के लिए जाना जाता है, उल गुलान मूवमेंट या आंदोलन के लिए जाना जाता है, ठीक है। इनकी जन्म दिवस जो है वो 15 नवंबर को है, ठीक है। 15 नवंबर को इनका जन्म दिवस है, जो कि झारखंड फाउंडेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी इसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस और इसी दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत कॉमन सवाल हो गया, जनजातीय गौरव दिवस। अब आपके दिमाग में रच और बस जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है अब सवाल आने का बहुत हाई चांस है। अब ये कॉमन सवाल हो गया है, ठीक है। चलिए, एक्स्ट्राडिशन सेल जो है अप्रैल 2026 में एक्स्ट्राडिशन सेल बना है झारखंड में, जिसको लॉन्च किया गया था। क्या ऑब्जेक्टिव था? किसको वापस लाने के लिए बनाया गया था? तो एक्स्ट्राडिशन, आमतौर पे आप सुने होंगे एक्स्ट्राडिशन का ट्रीटी वगैरह किया जाता है। तो एक्स्ट्राडिशन जो है वो किसके लिए बनाया गया था? तो ये जो है फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स यानी भगौड़े अपराधियों के लिए बनाया गया था। बाकी आपको इसमें करंट अफेयर का चीज़ है तो लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन जो है वो आगे चल के क्या बन गया? तो प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग बनवा दिया गया। कब बना नीति आयोग? इंपॉर्टेंट सवाल है, 2015 में बना, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो करंट में जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वही नीति के आपके चेयरपर्सन हो जाएंगे, ठीक है। चेयरपर्सन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महिला भी हो सकती है हमारी प्रधानमंत्री, ठीक है। हालांकि अभी तो नियर फ्यूचर में चांस कम ही है।
लेकिन फिर भी चलिए अगला क्या पूछ रहा है। नवागढ़ जो किला है जिसे नारायणपुर किला भी कहा जाता है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ये भी रिपीट सवाल है, जेएसएससी में कई बार आ चुका है, तो ये सवाल जरूर लिखिएगा, अपने नोट्स में जरूर डालिएगा। तो ये जो है इसका आंसर लातेहार हो जाएगा। ठीक है, तो लातेहार वहाँ पर नवगढ़ फोर्ट जो है लोकेटेड है। ठीक है, नारायणपुर फोर्ट भी इसको यानी नारायणपुर किला भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज झारखंड शेयर इट्स बॉर्डर इन दी साउथ। तो साउथ में जो है कौन सा स्टेट है, तो साउथ में आपका उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, उड़ीसा आ जाएगा। अगर झारखंड का हम लोग रफ इस तरह से एक मैप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको बिहार मिलेगा, यहाँ पर इस कोना से आपको यूपी लगा हुआ मिलेगा, साउथ में आपका उड़ीसा मिलेगा, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ मिलेगा और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल भी मिलेगा। ठीक है, तो के गो हो गया जी, 1 2 3 4 5 गो स्टेट से बाउंड्री आपका लगता है। ठीक है, चलिए ईस्टर्न बॉर्डर बंगाल के साथ लगता है, वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। ये सब चीज़ आपको बेसिक बिल्कुल ज्योग्राफिक सवाल है, ये सब आपको ध्यान रखना ही चाहिए। झारखंड का विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर द झारखंड कैबिनेट मीटिंग इन अप्रैल 2026 दैट अप्रूव द बिल्डिंग रेगुलराइजेशन रूल्स। ये सब बस आगे में लंबा चौड़ा फालतू चीज लिखा हुआ है। कैबिनेट मीटिंग को चेयर कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन है। बस इतना आपको पता रहना था, आप आराम से कर लेते हैं। हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से आते हैं, ये शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। झारखंड का नॉर्मल लोग बोलोगे ये सब काहे बता रहे, ये सब तुमको पता है, लेकिन हो सकता है कि कोई बाहर से भी देख रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए बता दिए। हो सकता है कोई झारखंड का व्यक्ति अभी दिल्ली में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उतना कनेक्टेड नहीं है झारखंड से, तो उसके लिए भी बताना जरूरी है। सब लोगों को सब चीज़ नहीं पता रहता है। अच्छा, अप्रैल 2026 में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन्स इन झारखंड। झारखंड में सब डिवीजन कितना है। ठीक है, सब डिवीजन में अगर झारखंड में जेएएस का जो पोस्ट है वो प्रीमियम सर्विस रहता तो आप लोग सब डिविजनल ऑफिसर बनते, तो वही वाला सब डिवीजन जो है कितना है झारखंड में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है 45। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, 24 गो है। टोटल डिवीजन कितना है, तो 5 गो है। ठीक है, और झारखंड की राजधानी क्या है, ये सब बता के हम आपको बेइज्जत नहीं करेंगे, कि इतना तो आपको पता ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ मिजोरम लिटरली मीन्स डांस ऑफ द गेस्ट, यानी गेस्ट का जो डांस है वो कौन है, तो ये है आपका चेराव। चेराव नृत्य जो है वो डांस ऑफ द गेस्ट है। ये किसके इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बैम्बू का यानी कि बांस की बल्लियों का इस्तेमाल आपका किया जाता है। ठीक है, और ये मीजो फेस्टिवल से रिलेटेड है, मिजोराम का है। ठीक, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल लोकेटेड नियर रांची इज फॉर्म्ड बाय द स्वर्णरेखा रिवर। स्वर्णरेखा रिवर से मिल करके कौन बनता है, तो ये है आपका हुंड्रू जलप्रपात यानी हुंड्रू फॉल, इसका आंसर हो जाएगा। हाइट जो है इसका लगभग 98 मीटर है, ये आपको याद रखना है। रांची का सबसे फेमस वाटरफॉल में से एक है। और चलिए बस इतना याद रखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अगला नेतरहाट जो है वो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, तो ये अपने नोट्स में जरूर रखिएगा। नेतरहाट कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो नेतरहाट जो है वो आपके लातेहार में है। ठीक है, काफ़ी फेमस है झारखंड में, एक तरीके का समझ लीजिए हिल स्टेशन टाइप का जगह है। आपको वहाँ पर जा करके काफ़ी ठंडे मौसम का अनुभव जो है मिल सकता है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है रीनेम्ड आफ्टर विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो उसका नाम बदल दिया गया था। तो नाम बदल के क्या रखा गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया था इसका नाम। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग यानी स्पोर्ट्स के नाम पे दिया जाने वाला इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है 29 अगस्त है। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त है, जिसको कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे मनाया जाता है। ध्यानचंद को क्या बोला जाता है, विजर्ड ऑफ हॉकी यानी हॉकी का जादूगर माना जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब भी अपने नोट्स में रखिएगा। अभी झारखंड के भी थोड़े टाइम पहले एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम आया था जो कि हॉकी से रिलेटेड थे, उनका नाम भी रिकॉल रखिएगा कि वो उनका नाम क्या था, उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, केलाघाग जो डैम है, केलाघाग जो है वो कहाँ बना हुआ है, तो केलाघाग जो है ये छिंदा नदी इसके ऊपर स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। केलाघाग डैम जो है वो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में है और आपका छिंदा नदी पर है। ठीक, और इसको क्या बोला जाए, सिमडेगा के बारे में हम लोग क्या देखे थे कि कौन सा खेल के लिए जाना जाता है, हॉकी के लिए। हॉकी के बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं इस डिस्ट्रिक्ट ने, इस चीज़ को अपना ध्यान में रखिएगा, नोट्स में रखिएगा। ठीक है, अरे रे 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 ज़्यादा जूम हो गया रे, गर्मी बहुत है नहीं। आप लोग तरफ कैसा गर्मी जी बताइएगा, जहाँ से वीडियो देख रहे हैं। यहाँ तो बहुत किचकिच वाला पानी बारिश हो गया है। चलिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज महेंद्र सिंह धोनी अवार्डेड दी पद्मश्री अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है। ठीक है, तो एक मिनट, ये हम कहाँ पर आ गए,
हाँ, तो धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को पद्म श्री का जो पुरस्कार है वो 2009 में मिला है। बिल्कुल सही जवाब है ये। तो पद्म श्री 2009 में हो गया। उसके बाद पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको। तो पद्म भूषण कब मिला है? आपके 2018 में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, ये भी इनको मिल चुका है, 2007 में मिल चुका है। ठीक है, इंडिया में 2011 का जो वर्ल्ड कप जीता था उसके कैप्टन रह चुके हैं। आई होप ये सब बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही बात है कि कुछ लोग नहीं जानता होगा, कुछ लोग अभी नया नया 12th पास किया होगा, तो वैसे लोग के लिए हम बता देते हैं। हर कोई हर चीज़ नहीं जानता है, ठीक है ना। तो हम बहुत सारा चीज़ रिपीट करवाते हैं जस्ट इसलिए कि नया बच्चा कोई देख रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि अरे आप तो मेन छोटा छोटा चीज़ बताए हुए नहीं किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हुआ, क्या बोलता है? छिन्नमस्तिका मंदिर, जिसको रजरप्पा मंदिर भी बोला जाता है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, रामगढ़ में आपका छिन्नमस्तिका मंदिर है। रजरप्पा जो एरिया है आप बोल सकते हैं, ये रजरप्पा मंदिर ही आमतौर पे बोला जाता है। ये जो है दो नदियों के संगम पे है। दो नदी, जो एक नदी है दामोदर, दूसरा नदी जो है वो भैरवी। ठीक है, तो ये दोनों के संगम पे जो है ये स्थित है। ठीक है, शक्तिपीठ है और एक तरीके से तांत्रिक वर्शिप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पारसनाथ हिल, पारसनाथ का जो चोटी है उसका ऊंचाई लगभग कितना? ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर जेएसएससी परीक्षा में ये एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि गारंटी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है झारखंड का, यानी सबसे ऊंची चोटी है, और ये अप्रॉक्स में पूछ रहा है तो 1350 के साथ जाइएगा। ऐसे 1365 इसका एग्जैक्ट है, 1365 मीटर है, लेकिन अगर अप्रॉक्स में बहुत बार आपसे आयोग पूछेगा तो 1350 में जाइएगा। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? तो ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, ये जैनों के लिए फेमस है, जैनों के लिए इम्पॉर्टेंट एक टूरिस्ट स्थान है। वो लोग इसको शिखर जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सम्मत शिखर जी या शिखर जी बोल लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ ये एक ट्राइब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो ट्राइब का नाम कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये सब ज़्यादा चीज़ आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हमको वीडियो जल्दी निकालना, बहुत सारा सवाल हो गया। ठीक है ना, तो हमको जल्दी जल्दी वीडियो अब निकालना है। ठीक है, रत्नेश्वर धाम जो है, जो कि रिच कलेक्शन ऑफ शिवलिंग है सिमिलर टू बाबा बैद्यनाथ धाम, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो रत्नेश्वर धाम जो है वो गोड्डा में स्थित है। ठीक है, बहुत सारे शिवलिंग हैं और सावन महीने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। मिजोरम का राजधानी आपसे पूछा गया है, तो मिजोरम का राजधानी जो है वो आइजवाल है। ठीक है, नागालैंड का कोहिमा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिजोरम का जो क्या बोल सकते हैं लैंग्वेज है वो क्या है? मिजो है। लैंग्वेज आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1987 में मिजोरम बना था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल 86 नंबर का सवाल है। अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ हमको दिख रहा है कि अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ पूछा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? अटल पेंशन योजना इज अवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स बिलोंगिंग टू, कौन सा एज ग्रुप में बिलोंग करने वाला? तो 1 से 18 साल के व्यक्ति को हम पेंशन काहे देंगे जी, इसको काटिए। 15 से 35 में भी बच्चा हो गया, काहे देंगे पेंशन, काटिए। 16 से 30 बच्चा हो गया, काटिए सीधा। 18 से 40 के साथ जाइए, एकदम डायरेक्ट आंसर पर पहुंचिए। तो 18 से 40 साल का अगर एज ग्रुप है तो आप अटल पेंशन योजना को लाभ ले सकते हैं। 2015 में इसको शुरू किया गया था। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो PFRDA, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी। अच्छा छोड़िए, फुल फॉर्म बता रही है, सब लंबा हो जाएगा भाई, वीडियो बहुत टाइम जा रहा है। PFRDA बस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंचनगढ़ गुफा जो है वो झारखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो कंचनगढ़ जो गुफा है ये लातेहार में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये लातेहार इसका याद रखिएगा। लातेहार से आपको बेतला और पलामू दोनों याद रखना है। पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला नेशनल पार्क और नेतरहाट भी आपको याद रखना है। तो लातेहार से रिलेटेड बहुत सारा सवाल आ गया, वो सब हम आपको रिकॉल करवाते चल रहे हैं। ठीक है, वीडियो भी ढंग से देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है ना। द ग्रेट इंडियन नोवेल जो है इसको किसने लिखा है? तो ये शशि थरूर जी ने लिखा है। यहाँ पर वही बोले ना, इंडिया जीके में इन लोग का हाथ तंग रहता है। और फिर बोलिएगा कि इंडिया जीके वाला पहले पढ़ो, तो नहीं, पहले झारखंड जीके पढ़ेंगे, फिर अभी पढ़ लो इंडिया जीके, तो बोलेगा नहीं अभी क्या है ना रीजनिंग मैथ पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे इंडिया जीके पढ़ लो, तो बोलेगा नहीं अभी साइंस पढ़ लेंगे, और लास्ट में कभी साला पढ़े भी नहीं करेगा, और उसके बाद गलती पे गलती इन लोग करते रहेगा। ठीक है, तो द ग्रेट इंडियन नोवेल जो है शशि थरूर ने 1989 में लिखा है। ये एक तरीके से किस पे आधारित है? महाभारत के ऊपर आधारित है। ठीक है, चलिए शशि थरूर ने एक और किताब लिखा है, इसका नाम क्या है? वाई आई एम अ हिंदू। वाई आई एम अ हिंदू, ये किताब भी शशि थरूर जी ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
JCERT झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय HRD डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। कौन से साल में? JCERT 2009 इसका आंसर हो जाएगा। और ये भी अभी JSSC बहुत बार ये सवाल को रिपीट कर चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू कप के बारे में बोला जा रहा है। नेहरू कप जो है वो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो नेहरू कप जो है वो आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया है। ऑर्गेनाइज कौन करता है? AIFF करता है इसको, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। चलिए आगे बढ़ें। साइंस का सवाल मिला बहुत समय के बाद। चलिए कुछ ऑक्सीजन, भाई इतना देर से बोरियत लग रहा था, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन करवाते करवाते अब जाके साइंस का सवाल आया है। बोल क्या रहा है? कौन सा कंडीशन सबसे ज़रूरी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए? यानी कि आयरन यानी लोहा जब जंग खाता है उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो इसमें आपका सिर्फ ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरतें नहीं है, ऑक्सीजन और वाटर यानी मॉइस्चर नमी का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ जब रहेगा तो रस्टिंग यानी कि जंग लग जाएगा, ठीक है। रस्ट क्या होता है? बेसिकली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। रस्ट से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप पेंटिंग कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है गैल्वनाइजेशन का। गैल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लोहा पर आप परत चढ़ा देते हैं, किसका? जिंक का परत चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, ग्रीसिंग से भी हो सकता है आप रस्ट से बचा दें यानी जंग लगने से बचा दें, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? वाई डज अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वर्क टू ड्रॉ अ सॉफ्ट ड्रिंक इनटू योर माउथ? यानी कि जो स्ट्रॉ से यहाँ के लोकल लोग देहाती लोग क्या बोलेगा? पाइप से, ठीक है। स्ट्रॉ को बोलेगा उन लोग पाइप। तो पाइप से जो पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसका जो लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द लिक्विड अप इनटू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। तो आप जैसे उसको निकालते हैं वहाँ से हवा को, तो प्रेशर कम होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लिक्विड को ऊपर पुश कर देता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक सेम प्रिंसिपल जो है किस में भी यूज़ होता है? आपका सिरिंज में भी यही लगभग इसी से मिलता जुलता प्रिंसिपल का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, अ फार्मर फाइंड्स, एक किसान पाता है कि उसके खेत की मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय है। अम्लीय का मतलब तो क्या हो गया जी? आप लोग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दें, एसिडिक है, जिससे उसकी फसलों की वृद्धि प्रभावित हो रही है। मिट्टी की अम्लता को उदासीन यानी न्यूट्रलाइज करने और फसल उपज में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिट्टी मिलाना चाहिए? बेसिकली सॉइल अगर एसिडिक हो गया है तो क्या मिलाएंगे हम उसमें? हम उसमें मिलाएंगे स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में बोलेंगे तो बुझा हुआ चूना, इसमें मिला दिया जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपका विनेगर जो है एसिटिक एसिड, ये एक तरीके का एसिड है, तो एसिड को खत्म करने के लिए एसिड नहीं डालेंगे। सिट्रिक एसिड भी एक एसिड है, वो नहीं डालेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, तो ये हम डालेंगे। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, तो इससे भी काम नहीं होगा, काहे कि सोडियम क्लोराइड जो है, नमक जो है वो आपका क्या है? न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से भी काम नहीं चलता हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ऊँट जो है वो सर्वाइव कर जाता है, कैसे सर्वाइव कर जाता है? तो क्या बोल रहा है कि इट स्टोर्स वाटर। ये तो क्या है कि भैया इसका इट स्टोर्स वाटर इन हम्प, ये तो सही है। इट स्वेट्स अ लॉट टू कीप इट्स बॉडी कूल, ये नहीं होगा। इट प्रोड्यूस वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड ड्राई डंग, ये भी एक सही आंसर हो सकता है। इट ड्रिंक्स वाटर ओनली वंस इन अ ईयर, ये तो फालतू बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि अपने जो कुबड़ में है ये पानी नहीं स्टोर करता है, तो ये गलत आंसर है बाबू। बहुत लोग इसको देखिए, ये भी सही बोले ना, इंडिया जीके में इन लोग हाथे तंगे भैया। इंडिया जीके भी पढ़ो भाई, हम लोग इंडिया जीके वाला भी बैच आता है, ठीक है। तो ये जो है पानी नहीं स्टोर करता है, ये है फैट स्टोर करता है, चर्बी को स्टोर करता है और फिर फैट का मेटाबोलाइजेशन करता है अपने खाना बनाने के लिए। पानी यहाँ पर स्टोर नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इट प्रोड्यूसेस वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट, यानी ये बहुत गाढ़ा मूत्र और सूखा मल उत्पन्न करता है। ये इसका सही जवाब होगा। ए जो भी लोग बता रहा है, जिस चैनल पे इसका आंसर ए दिया जाएगा, समझ लीजिएगा कि उसका जो है साइंस कमजोर है और वहां से साइंस और इंडिया जीके गलती से भी आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 95 में फाइनली खत्म हो जाए भाई, बहुत लंबा तू लोग खींच रहा है। अब मेरा पेशेंस जवाब दे जाएगा भाई, कितना सवाल दिया है इन लोगों। सोचे थे मैथ रीजनिंग वाला भी मास्टर को कुछ काम करवाएंगे, सारा काम हमरे पे आ गया। चलिए क्या बोल रहा है, ये भी थोड़ा बढ़िया सवाल है और इसका आंसर वो भी देखते हैं इन लोग सही दिया कि नहीं दिया। इन लोग का हाथ जो है ना बड़ा तंग होता है भैया। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑफ अ लाइट रे स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर 40 डिग्री है, तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे? तो इसमें हम लोग सिंपल क्या जानते हैं कि अगर एक मिरर है, यहाँ पे बीच में क्या होता है, ये नॉर्मल होता है।
अगर इंसिडेंट रे यहाँ पर आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जाएगा, दोनों के बीच में जो एंगल बनाएगा थीटा और थीटा बराबर एंगल होगा नॉर्मल से। अब क्या बोल रहा है, प्लेन मिरर से एक यहाँ इंसिडेंट रे का एंगल बना 40 डिग्री का, तो पूछ क्या रहा है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच पूछ रहा है, यानी ई वाला जो आया ना बाबू, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ई वाला जो आया और ई वाला जो गया, ई दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो ई दोनों का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 इंटू थीटा, यानी कि ई 40 है तो ई 40 80 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हुआ है ये 80 होगा, ना कि 40 होगा। इन लोग यही गलती करता है, तो इसीलिए ये सब चीज़ को नहीं करना, पढ़िए वहीं से जिसको अच्छा से ज्ञान है। ठीक, चलिए, प्लेन मिरर में एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उस सब हम अभी नहीं बताएंगे, काहे कि टाइम बहुत बीत रहा है। इतना लंबा वीडियो हमको नहीं लगता कि कोई देखेगा भी, इतना दिन के बाद बहुत लोग तो भूल भी गया होगा हम लोग को। ठीक है, जो लोग को याद है, पुराना कोई बंदा है तो बताइए। Which of the following characteristic in humans is an example of an acquired trait and therefore cannot be passed on to the next generation? ठीक है, यानी अर्जित लक्षण है जो अगले जनरेशन को हम नहीं दे सकते हैं। अगर एक व्यक्ति है, माँ बाप, ठीक है, दोनों अपना अपना कुछ कुछ लक्षण अपने पुत्र या पुत्री को देता है, तो कैसे देता है, जेनेटिक्स के थ्रू देता है, अपना अपना डीएनए दोनों आधा आधा ट्रांसफर करता है, बच्चा बनता है। कौन सा चीज़ है जो हम डीएनए के थ्रू नहीं दे सकते हैं, जो हमको सिखा पढ़ा के देना पड़ेगा? क्या आई का कलर या माँ बाप से आता है? बिल्कुल आता है, तो ये नहीं होगा। ब्लड ग्रुप क्या माँ बाप से आता है? एक तरीके से आता है। एबिलिटी टू स्पीक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज जैसे फ्रेंच या हिंदी, क्या ये हम जेनेटिक्स से दे दें, यानी बच्चा पैदा होते के साथ उसको हिंदी फ्रेंच ये सब बोलने आना चाहिए? अगर ऐसा हो जाए तब तो बल्ले बल्ले था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और क्या ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड है? ईयर लोब का जो शेप है, यानी कि आँख कान जो है वो आपका अटैच है कि फ्री है, चिपका हुआ है कि फ्री है, ये भी आपको अपने माता पिता से ही मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए, माता पिता के डीएनए से मिलता है बेसिकली। अगला आते हैं, मोस्ट वाटर एफिशिएंट इरिगेशन मेथड, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ड्रिप इरिगेशन जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जो आपका पौधा का जो रूट होता है ना, उसमें डायरेक्ट जाके हम पानी को ड्रिप के जैसा चढ़ाते हैं। जैसे ड्रिप चढ़ता होगा, बहुत लोगों को पानी चढ़ता होगा, वैसे पौधे को भी पानी चढ़ा दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत उपयोगी रहता है, और इससे क्या है कि वीड यानी कि खरपतवार जो है वो भी बहुत कम उगता है अगर आप इसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, चीनी डालते हैं आप एक पानी के गिलास में और उसको अच्छा से मिलाते हैं। थोड़ा समय के बाद क्या होता है कि चीनी बंद अब डिसॉल्व नहीं होता, अनडिसॉल्व शुगर जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी अब सैचुरेट हो गया, अब इसमें एक्स्ट्रा चीनी डालिएगा नहीं मिलेगा, मिक्स नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का जो ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल होता है, इसके बीच जो ये स्पेस है ना, इस जो पानी का मॉलिक्यूल है इसके बीच का ये जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। तो जब नया कुछ आता है ना, जैसे यहाँ पर एक चीनी का मॉलिक्यूल आया, तो ये क्या करेगा, इसके बीच में जाकर के छुप जाता है। तो ऐसे छुपने का जब जगह नहीं बचेगा तो ये कहीं नहीं छुपेगा, मिक्स होना बंद हो जाएगा और बाहर बैठ जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब लोग हम लोग कि बैच में सब कवर करवाया हुआ है बाबू, और फ्री में भी जब PYQ सीरीज आएगा तो बहुत सारा चीज़ और कवर करवाएंगे। सब्सक्राइब जो नहीं किया उसको पाप लगेगा, सब्सक्राइब करके जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक जो वायर है उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। वायर, इलेक्ट्रिक वायर्स यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग मेड ऑफ कॉपर या एल्युमिनियम से क्यों बनाया जाता है? ठीक है, जबकि हीटिंग एलिमेंट जो है इलेक्ट्रिक आयरन का वो नाइक्रोम से बनाया जाता है। तो इसका जवाब क्या है कि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका कम होता है। ठीक है, जब हमको इलेक्ट्रिक वायर से बिजली लेकर के जाना है तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो गर्मी में जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट नहीं होगा और डायरेक्ट हमको एफिशिएंसी अच्छा मिलेगा, मेरा बल्ब जल जाएगा। लेकिन जब हमको गर्मी पैदा करना मेरा मेन लक्षण है, आयरन में जब हम क्या करते हैं, कॉइल रहता है और उससे हम गर्मी पैदा करना चाहते हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ा हो। ठीक है, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस हाई होता है जिससे हीट बढ़ जाता है, तो ये आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट जो है वो जूल्स के सिद्धांत को फॉलो करता है, जूल्स लॉ को फॉलो करता है। यानी हीटिंग जो है वो क्या होता है, I²R T, यानी जितना करंट पास कीजिएगा उतना ज़्यादा गर्मी आएगा, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा गर्मी आएगा, और जितना ज़्यादा समय के लिए रखिएगा गर्मी उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग अपना 11वीं 12वीं में 10वीं में भी पढ़े होंगे, 10वीं में भी ये वाला टॉपिक तो है ही था। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, लाउडनेस, साउंड का कितना जोर से साउंड आ रहा है ये मेजर करने के लिए। जैसे अभी बैकग्राउंड में भी आप लोग को कुछ सुनाई दे रहा होगा, हो सकता है यहाँ हम लोग की तरफ कुछ भजन उजन चल रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो कितना जोर से आपका साउंड आपके कान तक आ रहा है उसको नापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। डेसिबल को दिखाते हैं हम किससे, छोटा d और बड़ा B, dB से हम डेसिबल को दिखाते हैं। ठीक है, इससे लाउडनेस मेजर करते हैं। हर्ट्ज से आप क्या मेजर करते हैं, HZ से।
हर्ट्ज से जो है आप क्या मेज़र करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को आप मेज़र करेंगे हर्ट्ज से, हर्ट्ज से आप फ्रीक्वेंसी को मेज़र करेंगे। और ह्यूमन जो है कितना हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या इसमें दिया जाए, वाट जो है, वाट लग गया, वाट जो है वो किसका है, तो ये पावर का है, ठीक। चलिए, पावर का है। मीटर पर सेकंड ये किसका है, तो ये वेलोसिटी बोल लीजिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल लीजिए या स्पीड बोल लीजिए, इसका यूनिट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, स्पीड के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए, इस सब को मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इंटरनल नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्यूजन जो है गैमेट्स का इनसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी होता है, यानी अंदर में ही फ्यूजन हो जाता है गैमेट्स का। मेल गैमेट्स जो कि ह्यूमंस के केस में स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट्स ह्यूमन के केस में एग होता है। तो दोनों का जो फ्यूजन है, मिलाप होता है, वो स्त्री के शरीर के अंदर ही हो जाता है। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। महिलाओं में यही फॉलो होता है, यानी ह्यूमंस में, ह्यूमन मेल्स, ह्यूमन फीमेल्स में ऐसा होता है, ठीक है। इंसानों में ऐसा होगा, चिड़ियों में, बर्ड्स में ऐसा होगा, रेप्टाइल में होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपके फ्रॉग में होता है, ठीक है। फ्रॉग में क्या होगा कि एक पॉन्ड होगा, उसी में फ्रॉग जो है अपना स्पर्म को रिलीज कर देता है और वो फिर आगे चल के अपना काम करेगा। फ्रॉग में, बहुत सारे मछलियों में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, शंख का आवाज आ रहा है, प्रणाम कर लीजिए सब लोग। चलिए आगे बोलते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इज प्राइमरली एन इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो BOD क्या होता है, ये डिमांड किया जाता है, ये ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो आपका कितना फ्रेश वाटर जो है आपका पोल्यूशन है या नहीं है, वो मेजर करता है। BOD जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर हाई रहेगा तो इसका मतलब है कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, यानी पानी में जो ऑक्सीजन जमा है वो कम है। और इससे क्या है, यानी इसका मतलब क्या है कि पॉल्यूशन जो है हाई है, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, ठीक है। जितना साफ पानी रहेगा उसमें BOD जो है वो उतना ही कम रहेगा, ठीक है। तो वाटर का क्वालिटी नापने के लिए, वाटर बॉडी में या झील वगैरह लेक होगा आपके आसपास में, तो इसमें इसका बहुत ज़रूरी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा इसके अंत तक बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है 110 तक ये सब सवाल है साइंस का, इंडिया जीके का और आपका झारखंड जीके का। बाकी लास्ट में जो क्वेश्चन है 10 वो है मैथ का, तो वो मैथ वाला टीचर करवा देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एटमोस्फियर, ठीक है। तो क्या कहता है भाई, इसका एक सिंपल सा जवाब है, फॉरेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है, आपको पता होगा रात में ऐसा नहीं होता। फॉरेस्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे, ऐसा भी नहीं होता, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। फॉरेस्ट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस, ओवरऑल दे एक्ट एज कार्बन सिंक। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग घटता है। इसको क्या है, धरती के लंग यानी कि फेफड़ा कहा जाता है। वैसे धरती का लंग ओवरऑल किसको बोला जाता है, तो अमेजोन का जो जंगल है, अमेजोन का रेन फॉरेस्ट है, उसे लंग ऑफ द अर्थ कहा जाता है। वो आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला, वाई डज अ विंडी डेल फील कोल्डर दैन दी एक्चुअल टेम्परेचर, यानी जब आपका विंड चिल इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि जब हवा चलता है तो हमको ठंडा काहे लगता है, ठीक है। इसका जवाब क्या है, विंड रिमूव्स द वार्म एयर अराउंड द बॉडी, विंड ब्रिंग्स कोल्डर एयर फ्रॉम डिस्टेंस रीजन, ये वैसा नहीं है। विंड इंक्रीज द बॉडीज इंटरनल टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली, इंक्रीज कर रहा है भाई, कौन इसको टिक लगा है, ये सब नहीं होगा, ये होगा सी, ठीक है। हवा चलता है तो आपके बॉडी में क्या होता है ना, ये इंसान का शरीर है, इससे क्या होता है कि इंसान के शरीर से गर्म हवा जो है आसपास इसके चिपक जाता है। कोई भी हवा, जब जैसे हवा आपके आसपास चिपक जाएगा ना, तो ये जो हवा आपके आसपास में चिपक गया है, हवा क्या है, एक इंसुलेटर है। तो आपके बॉडी का जो अपना हीट है ना, ये रिलीज नहीं होने देगा, ये आपके अंदर ट्रैप करके रख देगा। चिपक गया है, पसीना उसीना और चलेगा तो और चिपकल रहेगा। तो जैसे ही हवा चलता है ना, तेज हवा चल के आपके ऊपर आता है, तो ये सब जो चिपका हुआ हवा है इसको उड़ा देता है। पंखा का बेसिकली यही काम है, रूम में जब पंखा चलता है तो ये आपका चिपका हुआ हवा को हटा देता है आपके शरीर के आसपास से। तो इसीलिए इसका आंसर 104 नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 104 नंबर बना रहे थे, हमको भी ज़रूरत बहुत है अभी पंखा का भाई, बहुत गर्मी लग रहा है, इस रूम में पंखा भी बंद है। चलिए, बोल क्या रहा है, लंबा चौड़ा सवाल, दूध। अ पीस ऑफ ब्रेड
कई दिनों तक गर्म नम स्थान पर रखी गई ब्रेड के टुकड़े की सतह पर हरे काले रंग की रुएदार वृद्धि विकसित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव इसके लिए अधिक उत्तरदायी है? तो ये बहुत सारा चीज इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन मेनली फंगस उग जाता है उसमें, ठीक है, फंगाई उग जाता है। तो जो एक्सपायरी डेट है उसके बाद में ब्रेड मत खा लीजिएगा, नहीं तो फंगस चला जाएगा आपके शरीर में। फंगस क्या करता है? मेनली ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जहरीले केमिकल प्रोड्यूस कर देता है, और वो जब आपके शरीर में जाएगा तो आपको क्या हो सकता है? आपको फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको हरा काला दिख रहा है, पूरा ब्रेड फेंक दीजिएगा। ये नहीं कि ब्रेड है, ब्रेड का एक सतह पे अगर आपको हरा वाला दिख रहा है तो इधर से ये नहीं कि इसको काट दिए यहाँ से और ये वाला खा लिया, ऐसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका जो रूट रहता है ये इनविजिबल रहता है, ये फैला रहता है पूरे ब्रेड में, ये आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए पूरा ब्रेड वहाँ फेंकिएगा। और एक्सपायरी हो गया तो मत खाइएगा, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 106 नंबर सवाल आ गया, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य घरेलू उपकरण जो है मुख्य रूप से विद्युत धारा के तापन प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक आयरन हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला रिकॉल कीजिएगा, I²RT, ये फॉर्मूला आप लोग रिकॉल कीजिएगा, ये इसी का हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है, कितना गर्मी पैदा होने वाला है। तो ठीक है, चलिए 107 नंबर में आते हैं। स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, तो लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। फुट, इंच, ये सब क्या है? यार्ड, ये सब एसआई यूनिट नहीं है, मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 मीटर बराबर कितना होता है जी? याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर मिलाइएगा तो 1 मीटर बन जाएगा, 1000 मीटर मिलाइएगा तो 1 किलोमीटर बन जाएगा, ठीक है, 1 किलोमीटर बन जाएगा। इसका जो डेफिनेशन है ना 1 मीटर का, 1 मीटर बराबर कितना होगा उसका डेफिनेशन देने के लिए लाइट का स्पीड, जिसको c से डिनोट किया जाता है, उसका प्रयोग किया गया है। यानी c का प्रयोग, लाइट के स्पीड का प्रयोग करके हम लोग मीटर का डेफिनेशन दिए कि 1 मीटर कितना के बराबर होता है। अगर लूसेंट वाला किताब आप लोग पढ़े होंगे ना बढ़िया से, तो उसमें ये वाला चीज़ दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्या पूछ रहा है? यू चू अ पीस ऑफ ब्रेड और राइस फॉर सम टाइम, इट बिगिंस टू टेस्ट स्लाइटली स्वीट, यानी ब्रेडवा या चावलवा थोड़ा देर तक चबाते हैं, रोटियाँ चबाते हैं बार बार, तो क्या होता है कि थोड़ा मीठा लगने लगता है, ठीक है। सलाइवा यानी कि थूक में आपका कौन सा चीज़ होता है जिसके वजह से ये चीज़ होता है, ठीक है ना? तो सलाइवा में आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है, एक एंजाइम होता है एक तरीके से। ये क्या करता है ना कि स्टार्च जो आपका खाना से आता है ना, जैसे कि राइस में स्टार्च होता है, जैसे कि आपका आलू में, पोटैटो में स्टार्च होता है, जैसे कि आपका ब्रेड में स्टार्च होता है, रोटी में स्टार्च होता है, तो उस स्टार्च को सैलिवरी अलाइमेज क्या करता है? सैलिवरी अमाइलेज जो क्या करता है, जो कि एक एंजाइम है, ये क्या करता है कि इसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है। माल्टोस एक तरीके का चीनी है, मतलब एक मिठास आपको मुहैया कराता है वो, ठीक है। ये सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसी को टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका एंजाइम के ऊपर बहुत सवाल आया है, प्रीवियस जेएसएससी वाले एग्जाम में भी आते रहता था, तो उसको जरा सा ध्यान में रखें। मेरे मुंह से जेपीएससी निकलने वाला था, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ जेपीएससी कोई माल मटेरियल आप लोग को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? राइस का जो ग्रेन है उसको ब्रोकन राइस पीसेस, यानी कि कुछ लंबा लंबा राइस है, चावल है, कुछ टूट गया है, उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा चीज़ का हम प्रयोग करेंगे? तो सीविंग यानी कि छानना या छलनी से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन में आपका लिक्विड, एक फिल्टर पेपर आप लगाएंगे, यहाँ पर लिक्विड अलग हो जाएगा, सॉलिड अलग हो जाएगा, इसके लिए हम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन जो है वो अलग अलग लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है उसके सेपरेट करने के लिए यूज होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग यानी पेट्रो रिफाइनिंग में आपके डिस्टिलेशन के प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है? तो कंडेंसेशन जो है आपका गैस को या वेपर को लिक्विड में बदलने का प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ये भी रिपीट सवाल है, बहुत बार आ चुका है। चलिए 110 नंबर सवाल है और फिर 11वां नंबर से मैथ शुरू हो जाएगा, तो ये मैथ्स वाला टीचर करेंगे, उसका भी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा, ठीक है। अगले दिन मोस्ट लाइकली ये वीडियो आपको मिल जाएगा। मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अभी हम आपको बोले ही थे। तो डिस्टिलेशन जो है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या बोल रहा है कि किसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है, बेसिकली ये आपको बोला जा रहा है। तो देखते हैं, पेट्रोल जो गैसोलीन है, इसको अमेरिका वाले लोग इसको गैस या गैसोलीन बोलेगा, इधर तरफ हम लोग इसको पेट्रोल बोलते हैं। तो क्या हम इसको जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं? नहीं। फ्यूल फॉर रोड व्हीकल 1 का इस्तेमाल हम लोग बी के लिए करते हैं, बिल्कुल इसका जवाब सही है। केरोसिन का जो है इस्तेमाल हम लोग जेट फ्यूल के लिए करते हैं, तो 2 का ए है। 3 का डीजल
का इस्तेमाल हम लोग हेवी व्हीकल के लिए करते हैं, तो सी है। और 4 जो है बिटुमीन, बिटुमीन क्या है, रोड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली अलकतरा का बात किया जा रहा है, तो 4 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब है BACD, कहाँ गया जी, BACD जी, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हटता है, LPG जो है वो लाइटर फ्रैक्शन में होता है, और बिटुमीन जो है यानी लाइट और हेवी, जो सबसे लाइटेस्ट होगा वहाँ पर आपको LPG मिलेगा जो गैस से सिमिलर होता है, और हेवी सबसे हेवीएस्ट जो होता है पेट्रोलियम का हिस्सा वो होता है बिटुमीन। ठीक है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस में, सड़क बनाने में, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग अब डिस्कशन कर लिए, किसका किसका, झारखंड जीके का कर लिए, इंडिया जीके का कर लिए, साइंस का भी कर लिए। ठीक है, तीनों डिस्कशन हो गया। अब बच गया मैथ का 10 सवाल। ठीक है, नीचे जब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैथ का है, ये क्वेश्चन आपको मैथ्स वाले टीचर करवाएंगे, कल आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए ये मिल गया। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर एक काम करिए ना, हमको इसका PDF नहीं दीजिएगा। तो हम बोले बिल्कुल देंगे बाबू, काहे नहीं देंगे। ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, सीधा जाना है हम लोग का टेलीग्राम पे, लिंक दिया हुआ है, थोड़े टाइम बाद डले जाएगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, सॉल्यूशन के लिए आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो फ्यूचर के लिए हम मिलते हैं। इसी तरह का जो भी रिसेंट एग्जाम आपका होता रहेगा वो हम लोग डालते रहेंगे। बाकी JSSC की तैयारी करना चाहते हैं, नीचे WhatsApp नंबर आ रहा है, उसमें मैसेज अवश्य कर लेंगे।